नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका रुचि धर्मन पाठशाला में। रुचि धर्मन पाठशाला के माध्यम से हमने कल तक के वीडियो में टेस्ट क्रमांक 4 का डिस्कशन कर लिया है। आज हम मिले हैं टेस्ट क्रमांक 5 के डिस्कशन के लिए, जिसके टॉपिक है शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अनुस्मारक, परिपत्र और प्रपत्र। आई होप प्रारूप लेखन का आपने अच्छे से तैयारी किया होगा और मुझे फटाक से बता दीजिए कि प्रारूप लेखन वाला जो पोर्शन है वो टेस्ट नंबर या मैं बोलूं मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 5 का पार्ट है या पेपर नंबर 6 का। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। आज से हम पेपर नंबर 6 में एंटर हो चुके हैं बच्चों। पेपर नंबर 6 में प्रारूप लेखन और निबंध लेखन दो चीजें आने वाली हैं जिनका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप चाहते हैं कि जो भी टॉपिक मैंने आपको टेस्ट में दिए हैं उन टेस्ट के सेपरेट वीडियो, जैसे कि शासकीय पत्र के लिए, अर्धशासकीय पत्र के लिए, अनुस्मारक के लिए, परिपत्र या प्रपत्र के लिए सेपरेट पत्र लेखन के वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम इन पत्र लेखन के डिस्कशन को भी ले सकते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर जो हमने टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे उनका डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो देखते हैं हमारे टेस्ट नंबर 5 के प्रश्न क्या थे। अगर आप देखें तो मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पत्र क्रमांक जो आपका रहता है 6 में, उसमें निबंध लेखन के साथ साथ प्रारूप लेखन के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारूप लेखन के जो प्रश्न होते हैं बच्चों, वो वहां पर 12.5 के अकॉर्डिंगली, या मैं कुल नंबर बोलूं अगर तो 25 नंबर के प्रारूप लेखन के प्रश्न आते हैं। ठीक है, इन 25 नंबर में आपको 2 प्रश्न दिए रहते हैं और दोनों ही प्रश्न में आपको अथवा मिलता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक प्रश्न इस तरीके से दिया रहेगा और इसी के साथ इसी का सब प्रश्न एक और होगा जो भी आपको अथवा में मिलेगा। दोनों में से आपको जो प्रश्न बनते हैं आपको उन प्रश्न को अटेम्प्ट करना होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं तो हमने जो टेस्ट में दिया था वो प्रश्न था, शासकीय पत्र व अर्धशासकीय पत्र में अंतर स्पष्ट करते हुए शासकीय पत्र का प्रारूप तैयार करें। इस वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने जो प्रश्नों का लेवल रखा है बच्चों वो बहुत मॉडरेट रखा है ताकि हर एक बच्चे इसको अटेम्प्ट कर सके। अगर आने वाले सेशन में हम दूसरा टेस्ट प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें हम प्रश्नों का लेवल जो है वो थोड़ा सा क्या कर देंगे और बढ़ा देंगे। ठीक है, रही बात, आप लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि मैडम हमको लेटर राइटिंग के या फिर निबंध के या हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनके PDF कहाँ से प्रोवाइड होगी या हम क्वेश्चन पेपर कहाँ से लें। तो उसके लिए YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है। आप उससे रुचि धर्मन पाठशाला की टेलीग्राम चैनल की लिंक को देखें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को। वहां से आपको ये पेपर मिल जाएंगे और इनके आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब रही बात कि इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन है, तो इसके अथवा में प्रश्न दिया है, स्वयं को कलेक्टर जबलपुर मानते हुए एक परिपत्र का प्रारूप तैयार करें। मतलब लेटर कौन सा लिखना है आपको, परिपत्र, जिसमें कार्यालय में सभी कार्य राजभाषा हिंदी में करने के निर्देश समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न दिया है। अब हम देखते हैं कि इनका हमने आंसर के रूप में फॉर्मेट कैसे लिया। अगर इसके पहले मैं आपको चाह रहे हैं आप, तो शासकीय पत्र का फॉर्मेट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ एक ब्लैंक पेपर में। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अगर हमने जैसे कि क्लास प्रोग्राम में, और आप सभी लोगों को पता होगा कि शासकीय पत्र लिखा कैसे जाता है, एक बार क्विकली मैं आपको उसको बता देती हूँ। जैसे कोई भी पत्र का जो बेस है बच्चों, वो यहाँ पर शासकीय पत्र ही होता है। और यदि आपको शासकीय पत्र का प्रारूप पता है तो आप जितने भी प्रारूप लेखन आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको आप इजीली कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन है, उन्हीं प्रारूप में या उन प्रारूप के अंगों में 1-2 अंग को परिवर्तित यदि हम कर देते हैं, उसको लिखने का तरीका यदि हम बदल देते हैं तो वही तरीका नए पत्र का प्रारूप बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि शासकीय पत्र मैं आपको समझाती हूँ और उससे अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप बनाकर आपको बता दूंगी, तो उससे आपको शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। देखते हैं हम इसको कैसे। जैसे आपको ये मुख्य पृष्ठ मिलता है या यहाँ पर आपको बोलना चाहिए एक ब्लैंक पेपर रहता है। इस ब्लैंक पेपर में बीचों बीच में
हम क्या लिखते हैं, कार्यालय का नाम। जैसे जो भी आपका ब्लैंक पेपर है, इस ब्लैंक पेपर के बीचों बीच में हमेशा लिखा जाता है कार्यालय का नाम। कार्यालय का नाम हमेशा बीचों बीच में आएगा और इस कार्यालय के नाम के बाद में अगर आप चाहें तो आपका प्रारूप अच्छा लगे इसलिए आप कार्यालय का नाम लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ सकते हैं मुख्य परीक्षा में। लेकिन लग रहा है कि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप एक लाइन नहीं भी छोड़ेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद लिखा जाता है क्रमांक। क्रमांक कैसे लिखेंगे, देखिए क्रमांक का मतलब होता है आप लेटर को क्या मतलब क्रमांक दे रहे हैं और इस क्रमांक के कुछ अंग होते हैं। इस क्रमांक में हम 2 विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें से जो इस तरीके का चिन्ह होता है इसे कहा जाता है लाघव चिन्ह, जो विभाग का नाम, उपविभाग का नाम को लघुकरण या शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे। और एक चिन्ह होता है तिर्यक या स्लैश, इसके मदद से आप क्रमांक के अंगों को सेपरेट करते हैं। देखते हैं कैसे, देखिए जैसे उदाहरण के लिए मेरे को यहां पर लिखना है क्रमांक, तो क्रमांक के बाद में मैंने लगाया क्या, तिर्यक चिन्ह। जैसे सपोज करिए मैं इसको और बड़ा कर लेती हूँ पेपर को और इस चीज को ये पत्र बना देती हूँ, सॉरी ये बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है। तो अब आपका इतना बड़ा आप समझिए पेज है, तो उसके बीचों बीच में मैंने क्या लिखा, कार्यालय का नाम। अब मैं यहां पर लिख रही हूं क्या, क्रमांक। क्रमांक ये रहा स्लैश, उसके बाद में क्रमांक का जो दूसरा पोर्शन रहता है उसमें आप जो भी संबंधित विभाग है उसका नाम लिखते हैं, विभाग नहीं है तो उप विभाग का नाम लिखते हैं। उप विभाग के नाम के बाद में आप लिखते हैं यहां पर फाइल नंबर, फाइल नंबर के बाद में आप लिखते हैं जावक नंबर, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो जब कभी हम लेटर राइटिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फुल डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे, उसमें आपको डिटेल और पता चलेगी कि ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, ठीक है। जावक नंबर आवक जावक विभाग के द्वारा अलॉट होता है। उसके जस्ट सामने यहां पर आप संबंधित स्थान लिखते हैं जहां से लेटर आपका जा रहा है और इसके बाद में दिनांक लिखा जाता है। दिनांक हमेशा DD MM YYY के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अभी हम शासकीय पत्र का फॉर्मेट देख रहे हैं। उसके बाद जिस किसी को भी आप ये लेटर भेजते हैं उसका ब्यौरा प्रति में कर दिया जाता है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप प्रति के अंग में लिखते हैं पदनाम, उसके बाद लगाते हैं कॉमा, उसके बाद लगाते हैं कार्यालय का नाम। कार्यालय का नाम लिखने के बाद में आप लिखते हैं उस कार्यालय का पता या उस कार्यालय का स्थान जहां पर वो है और उसके बाद फुल स्टॉप, कॉमा कॉमा फुल स्टॉप, ठीक है। जिस विषय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं उस विषय वस्तु की संक्षिप्त ब्यौरा इस विषय में कर दिया जाता है। मतलब जिससे भी संबंधित आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं उस लेटर राइटिंग का शॉर्ट फॉर्म विषय में क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। इसके अलावा यदि संदर्भ है, मतलब आपने पुराना पत्र कभी भेजा है और या उस पत्र का उत्तर चाह रहे हैं या उस पत्र का उत्तर दे रहे हैं, तो इससे संबंधित जो ब्यौरा होता है वो संदर्भ में लिखा जाता है, रेफरेंस जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब उस संदर्भ को लिखने में हम किस तरीके का रिप्रेजेंट करते हैं, यदि पहली बात तो संदर्भ नहीं हुआ तो क्या करेंगे बोलिए मैम, तो संदर्भ ना होने पर यहां पर लिख दिया जाता है निरंक और उसके बाद फुल स्टॉप। लेकिन अगर किसी पत्र में संदर्भ है तो उस पत्र का क्रमांक ऐसा कुछ रहेगा और उस पत्र का दिनांक संदर्भ में उल्लेखित कर दिया जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं संबोधन। संबोधन करने के बाद में हम लगाते हैं कॉमा। कैसे संबोधन होता है, क्या होता है, अभी जब आपको मैं फुल बताऊंगी इसमें तो इसी फॉर्मेट को हम देखेंगे कि कैसे लिखा है। गॉट इट।
संबोधन के बाद में यहां पर नेक्स्ट पेज का प्रयोग कर लेती हूं। जो भी संबोधन आपने लिखा, संबोधन के बाद में होती है विषय वस्तु की शुरुआत। ठीक है, जैसे सपोज करिए वो जो आधा फॉर्मेट था वहां पर संबोधन यहां पर आया आपका। ठीक है, संबोधन के बाद में आपने लगाया कॉमा। अब ये संबोधन क्या होते हैं, तो माननीय, मान्यवर जैसे जो शब्द आप यूज करते हैं सामने वाले व्यक्ति को, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके लिए जो सम्मान सूचक शब्द आप यूज करते हैं उसे कहा जाता है संबोधन। उदाहरण के लिए माननीय, मान्यवर ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है संबोधन। उसके बाद होता है विषय वस्तु की शुरुआत। चूंकि आप शासकीय पत्र लिख रहे हैं इसीलिए विषय वस्तु की शुरुआत यहां पर अन्य पुरुष में हो रही है। तो अन्य पुरुष मतलब यह सूचित किया जाता है, इससे विषय वस्तु की शुरुआत होगी। ठीक है, यदि विषय वस्तु एक से अधिक पैरा में होती है तो जो दूसरा पैरा होता है वहां से नंबरिंग करके अगले पैरा की स्टार्टिंग कर दी जाती है। विषय वस्तु की समाप्ति के बाद में आप किसी भी प्रकार का धन्यवाद, शुभकामनाओं सहित नहीं लिखते हैं, चूंकि आप शासकीय पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद जो व्यक्ति इस लेटर को या इस पत्र को लिख रहा है वह अपने लिए स्वनिर्देश लिखता है। स्वनिर्देश में वो कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह लिखता है भवदीय, भवनिष्ठ ऐसे शब्द। भवदी लिखने के बाद में वो अपने हस्ताक्षर करता है, लेकिन हम लेटर नहीं लिख रहे हैं अभी, तो हम हस्ताक्षर या नाम नहीं लिखेंगे, बस वहां पर हस्ताक्षर लिखकर छोड़ देंगे। यदि आपका बहुत मन कर रहा है कि मुझे हस्ताक्षर को डिनोट करना है तो आप आ ब सा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रश्न में नाम नहीं दिया होगा आप प्रश्न में नाम नहीं लिखेंगे या अपने उत्तर में नाम नहीं लिखेंगे। यदि नाम लिखने का मन भी करे या नाम इमेजनरी किसी लेटर में बनाना पड़े तो वो आ ब स द क ख ग इस तरीके का होगा। 2020 के पेपर में उन्होंने नाम दिया हुआ था। उदाहरण के लिए जहां तक मुझे याद है उन्होंने एक अशोक दीक्षित नाम दिया हुआ था और एक राजेश शर्मा, ऐसे करके 2 नाम दिए हुए थे पदाधिकारियों के। तो तभी आप इन नाम का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज आप अपने मन से कोई भी नाम नहीं लिखेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें बच्चों। गॉट इट? हस्ताक्षर लिखने के बाद में वह अपना पद का नाम लिखेगा, अपने कार्यालय का नाम लिखेगा। कार्यालय का नाम लिखने के बाद में उस कार्यालय का पता या स्थान लिखेगा। ठीक है, इस तरीके से ये महत्वपूर्ण अंग कार्यालयीन पत्र के हमने जल्दी से देखे। इनका बहुत ज़्यादा डिटेल है। अगर हम इसको अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम पत्र का सेपरेट लेक्चर बनाएं, वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए अलग से पत्र या लेटर राइटिंग के वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम चूंकि लेटर के डिस्कशन के लिए मिले हैं, टेस्ट के डिस्कशन के लिए मिले हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर पूरा लेटर राइटिंग नहीं देख रहे हैं। हम क्विकली यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट देख रहे हैं, और ये फॉर्मेट उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिनके पास पहले से लेटर राइटिंग की थोड़ी सी समझ है। लेकिन जिनके पास बिल्कुल समझ नहीं है उनको सेपरेट वीडियो की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप मुझे बताइए। यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो लेटर राइटिंग या प्रारूप लेखन के बनाऊंगी। गॉट इट बच्चों? चलिए, अब तो ये महत्वपूर्ण अंग हुए यहाँ पर, लेकिन कभी कभी आपको मुख्य पत्र से संबंधित अन्य दस्तावेज संलग्न करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, संलग्न शब्द का उल्लेख यहां पर कर देते हो और संलग्न में उन चीजों का डिस्क्रिप्शन या ब्यौरा दे देते हो जिन चीजों को आप मुख्य लेटर के बाद में क्या कर रहे हैं, लगाकर भेज रहे हैं या अटैच करके क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं उसको, उसे कहा जाता है संलग्न। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते होंगे कि आप कभी कहीं पर एडमिशन लेते हो तो उस एडमिशन फॉर्म के नीचे आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगाना होता है।
तो आप क्या करते हो, उस लेटर के नीचे लिख देते हो संलग्न, और उसके नीचे लिख देते हो उसी सीक्वेंस में कि यहाँ पर मुख्य मतलब जो आपने अन्य दस्तावेज भेजे हैं उसमें जाति प्रमाण पत्र, तो पहले नंबर पे जाति प्रमाण पत्र और मेन लेटर के पीछे जाति प्रमाण पत्र लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखते हो इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र सेकेंड नंबर पे, और सेकेंड नंबर पे उसको मेन लेटर के पीछे लगा देते हो। उसके बाद आप लिखते हो मूल निवासी, तो मेन लेटर के पीछे थर्ड नंबर में मूल निवासी को लगा देते हो। याद आ रहा है, एडमिशन फॉर्म के टाइम पे हम ऐसे ही करते हैं ना, सेम वही काम यहां पर होता है, लेकिन जो भी संबंधित दस्तावेज है इस मुख्य लेटर से संबंधित उनके लिए होता है ये। गॉट इट। अब आपको ऐसा लगता है कि ये जो लेटर है, जो आपने अभी तक पूरा लेटर लिखा, उसकी एक एक प्रति या उसकी फोटोकॉपी आप संबंधित अधिकारियों या पदाधिकारियों को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए शब्द भवदी के खत्म होने के बाद में हम प्रयोग करते हैं प्रतिलिपि का। संलग्न के नीचे भवदी यहां पर जहां खत्म हो गया है उसके बाद में, और प्रतिलिपि में उन संबंधित पदाधिकारियों के नाम या कार्यालय का ब्यौरा होता है जो कार्यवाही करने हेतु पात्र होते हैं। गॉट इट। और उसके बाद में प्रतिलिपि लिखने के बाद में पुनः ये वाला जो सेक्शन होता है वो प्रतिलिपि के समाप्ति के बाद में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है तो मैं बता देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पर संलग्न लिखा और भवदी लिख दिया, उसके बाद प्रतिलिपि यहाँ पर जैसे सपोज करिए प्रतिलिपि लिखा, तो प्रतिलिपि में जिन भी लोगों को आप मुख्य लेटर के क्या भेज रहे हैं, फोटोकॉपी भेज रहे हैं, उनके यहाँ पर आप नाम या कार्यालय के नाम लिख देते हैं आवश्यक कार्यवाही हेतु, और इसके खत्म होने के बाद में तुरंत भवदी लिख देते हैं। जैसे आपने इसके ऊपर लिखा था भवदी हस्ताक्षर कार्यालय का नाम और कार्यालय का पता या स्थान लिख दिया जाता है। बात समझ में आई बच्चों? तो हमने देखा अब ये एक पेज में पूरा फॉर्मेट दिखेगा कैसे, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। जब कभी भी आपको लेटर राइटिंग आती है तो उस लेटर राइटिंग में सबसे पहले आप कार्यालय का नाम लिखते हैं, कार्यालय के नाम के बाद में आता है क्रमांक, क्रमांक के सामने स्थान और दिनांक आता है। उसके बाद में प्रति में 3 सेक्शन होते हैं या प्रति के 3 अंग होते हैं। पहले अंग में पदनाम, दूसरे में कार्यालय का नाम और तीसरे में स्थान या पता। उसके बाद विषय लिखा जाता है, विषय में जो भी आप जिससे भी संबंधित लेटर लिखने जा रहे हैं उसका संक्षिप्त ब्यौरा होता है। उसके बाद में संदर्भ लिखा जाता है, संदर्भ मतलब रेफरेंस। यदि आपको इस पत्र के पहले कोई पत्र आया है जिसका आप उत्तर दे रहे हैं या उसका उत्तर मांग रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपको कोई पत्र पहले से भेजा गया है तो उस पत्र का उल्लेख यहाँ पर कर दिया जाता है। यदि कोई पत्र संबंधित नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहले लेटर का आंसर आपने अगर आपके पहले कोई भी पत्र नहीं आया है, मतलब आपके पास संदर्भ नहीं है, तो आप उस संदर्भ में निरंक लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में जिस भी व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हैं उसे संबोधन किया जाता है, तो संबोधन सूचक शब्द यहाँ पर लिखे जाते हैं, जैसे महोदय, महोदया, माननीय, मान्यवर, ऐसे शब्द। और उसके बाद में यहाँ से शुरुआत होती है विषय वस्तु की। विषय वस्तु की शुरुआत हम करते हैं शासकीय पत्र में अन्य पुरुष से, जैसे यह सूचित किया जाता है करके। यदि विषय वस्तु 1 से 2 पैरा या 3 पैरा की होती है तो दूसरे पैरा से हम नंबरिंग करते हैं, लेकिन पहले पैरा में कोई नंबरिंग नहीं होती है। यदि तीसरा पैरा आएगा तो उसमें फिर 3 नंबरिंग कर दिया जाएगा, और यहाँ से चौथा आ रहा है तो चौथे में नंबरिंग, मतलब नंबर 2 से नंबरिंग चालू होती है, नंबर 1 अंडरस्टूड होता है। ठीक है। उसके बाद में यदि आपको लगता है कि मुख्य पत्र से संबंधित अन्य दस्तावेज मुख्य पत्र के साथ भेजा जाना है तो उसके लिए संलग्न अंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उसका ब्यौरा होता है कि मैं कौन कौन से पत्र इस लेटर के साथ में भेज रहा हूं या भेज रही हूं। उसके सामने जो लेटर लिखता है वो अपने लिए स्वनिर्देश लिखता है, जैसे भवदीय, भवनिष्ठ, और अपने हस्ताक्षर, पदनाम, कार्यालय का नाम लिखता है। प्रायः इस जगह में हम सील और साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मोहर लगा देते हैं, लेकिन
हाथ से भी लिख दिया तो भी चलेगा, या टाइप हो गया तो भी चलेगा। गॉट इट। अगर हमको लगता है कि ये जो मेन लेटर है, इस मेन लेटर की फोटोकॉपी अन्य संबंधित अधिकारियों को दिया जाना है तो उनका उल्लेख प्रतिलिपि में कर दिया जाता है। और किसी लेटर में यदि आपने प्रतिलिपि लिखी है तो ये जो भवदी वाला कॉलम है उसको पुनः लिख दिया जाता है प्रतिलिपि खत्म होने के बाद में। जैसे प्रतिलिपि आपने यहाँ लिखा तो प्रतिलिपि के बाद में भवदी में हस्ताक्षर कार्यालय का नाम, पता और स्थान जैसा सेम प्रतिलिपि के ऊपर लिखा था, सेम प्रतिलिपि के नीचे लिख दिया जाता है। तो आई होप एक मोटी मोटी समझ विकसित हुई होगी आपको शासकीय पत्र के बारे में। एक बार क्विकली मैंने इसको बताया सो दैट अब आपको आंसर समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखते हैं प्रश्न के आंसर को। अब जैसे पहला प्रश्न था, शासकीय पत्र व अर्धशासकीय पत्र में अंतर स्पष्ट करते हुए शासकीय पत्र का प्रारूप तैयार करें। तो पहले आपको इसके लिए 2 पेज पन्ने दिए होंगे, ठीक है, पूरा 1 पेज दिया रहेगा। तो पहले पेज का प्रयोग हम करेंगे अंतर के लिए और दूसरे पेज में हम इसका क्या बनाएंगे, प्रारूप। ठीक है, तो देखिए हमने इसको कैसे लिखा। ठीक है, इसके अगेन बोल रही हूं, जो ये आंसर है इसकी पीडीएफ रुचिधर्मन पाठशाला की टेलीग्राम लिंक पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप इसको चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर के लिए हमने इसमें 2 कॉलम बनाए। आप चाहे तो आधार बनाकर भी कॉलम बना सकते हैं, लेकिन इतना सारा स्पेस हमारे पास नहीं है। एक तरफ हमने लिखा शासकीय पत्र, तो अब भी हमने फॉर्मेट देखा तो आप देख सकते हो उसमें क्या लिखते हैं। सबसे पहले हमने बताया परिभाषा। क्या बताया परिभाषा में, देखिए हमने बोला कि शासकीय पत्र एक शासकीय कार्यालय से दूसरे शासकीय कार्यालय को भेजा जाता है। फिर दूसरा हमने लिखा इसकी मतलब परिभाषा अर्धशासकीय पत्र की, कि अर्धशासकीय पत्र जो होता है एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है, लेकिन इसमें कार्य जो होते हैं वह शासकीय ही होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें व्यक्तिगत पहचान का अभाव होता है। क्यों होता है, अब भी देखा हमने, पदनाम लिखा जाता है और इसमें व्यक्तिगत पहचान का उल्लेख होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें नाम लिखा जाता है। अच्छा देखिए कैसे हमने अभी फॉर्मेट देखा था शासकीय पत्र का, अभी अंतर लिखने के बाद में मैं आपको जो फॉर्मेट बताऊंगी, जो आपको यहाँ पर दिखेगा स्क्रीन पे, उसी फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करके मैं आपको अभी अर्धशासकीय पत्र में मोल्ड कर दूंगी। तो ये जो अंतर आपको बॉक्स फॉर्म में दिख रहा है, इसका डेमो जस्ट इसके बाद में आपको मिल जाएगा कि कैसे पदनाम और कैसे नाम, ठीक है, डिफरेंस भी हम देखेंगे बच्चों। यह पत्र औपचारिक होता है, अर्थात इसकी भाषा जो होती है वो मित्रतापूर्ण नहीं होती। ठीक है, मित्रतापूर्ण नहीं होती मतलब आपने देखा यहाँ पर हम औपचारिकता का प्रयोग करते हैं, जैसे माननीय, मान्यवर जैसे शब्द का प्रयोग हम इसमें करते हैं। ठीक है, मैं, मेरा, मुझे का प्रयोग ना करके यह सूचित किया जाता है उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है, यह विदित है, यह उल्लेख किया जाता है, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पत्रों की भाषा मित्रतापूर्ण होती है, मतलब थोड़ी पोलाइट भाषा का प्रयोग यहाँ पर आप करते हैं अर्धशासकीय पत्र में। अगला, यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अब भी देखा, अन्य पुरुष मतलब यह सूचित किया जाता है। यह उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, मतलब मैं आपको सूचित करता हूं, मेरे द्वारा यह आदेश है या मेरे द्वारा यह सुझाव दिया जाता है, ऐसे शब्द का प्रयोग हम इसमें करते हैं। इसमें संबोधन में महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसके संबोधन में प्रिय जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अभी देखेंगे डिफरेंस जस्ट। इसमें गोपनीयता का अभाव रहता है, इसमें कभी कभी गोपनीयता प्रदर्शित होती है अर्धशासकीय पत्र में। क्यों, कभी कभी हमको अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग इसलिए भी करना पड़ता है कि आप कोई भी जो कार्य है उसको गोपनीयता बनाए रखकर सिर्फ उस अधिकारी को बताना चाहते हैं जो आपके समकक्ष है, तो ऐसी कंडीशन में अर्धशासकीय पत्र गोपनीयता को भी धारण किए हुए होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे इसी अंतर को फॉर्मेट में। अब देखिए मैंने आपको अभी जो फॉर्मेट समझाया वो आपको ऐसा दिख रहा होगा, आई थिंक विजिबल होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने आपको वो 3 पेज में बताया था, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूं आगे करके इसको। देखिए ये हमने टुकड़ों टुकड़ों में समझा था। ठीक है, तो अभी इसको 1 पेज में ये कैसा दिखेगा इसको देखिए। देखिए यही बात हमने समझी कि सबसे पहले शासकीय पत्र में बीचों बीच में लिखा जाता है कार्यालय का नाम। यदि कार्यालय का नाम 1 से 2 लाइन में भी आएगा तो ये हमेशा रहेगा बीचों बीच में बच्चों।
ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है क्रमांक। ये देखिए, ये क्रमांक है। क्रमांक के अंग होते हैं विभाग का नाम, उपविभाग का नाम, फाइल नंबर, जावक नंबर। यही बात समझा था। उसके बाद हम यहाँ पर स्थान लिखते हैं और उसके बाद दिनांक का उल्लेख होता है। यही समझा बच्चों। उसके बाद प्रति के 3 अंग होते हैं, पदनाम, कार्यालय का नाम, स्थान और या फिर उसको कहा पता। गॉट इट। उसके बाद विषय लिखा जाता है। इस विषय में इस विषय वस्तु का संक्षिप्त ब्यौरा होता है जिससे संबंधित आप पत्र लिखते हैं। संदर्भ है तो संदर्भ में उस पत्र का जो पहले आ चुका है या जो पहले भेजा जा चुका है उसका क्रमांक और दिनांक लिखा जाता है। यदि संदर्भ नहीं है तो संदर्भ में निरंक लिख दिया जाता है, और निरंक का तात्पर्य हो रहा है संदर्भ नहीं है। उसके बाद संबोधन करते हैं, और संबोधन में के बाद विषय वस्तु की शुरुआत अन्य पुरुष में होती है, मतलब यह सूचित किया जाता है से। विषय वस्तु की समाप्ति के बाद में यदि आपको लग रहा है अन्य संबंधित दस्तावेज भेजने हैं तो संलग्न का प्रयोग किया जाता है, और उसी के सामने लिख दिया जाता है भवदी। जो लेटर लिख रहा है उसका स्वनिर्देश, उसके हस्ताक्षर, उसके सील और उसके साइन। ठीक है, यदि संबंधित पत्र से संबंधित अन्य अधिकारी हैं जिनको इनकी फोटोकॉपी भेजना है तो उसका उल्लेख प्रतिलिपि में कर दिया जाता है, और उनका पदनाम और कार्यालय का नाम एक के बाद एक लिख दिया जाता है। प्रतिलिपि लिखने के बाद में पुनः भवदी, हस्ताक्षर, पदनाम, कार्यालय का नाम लिख दिया जाता है, जो सेम ऐसा होता है। बात समझ में आई? मतलब यदि आपने प्रतिलिपि लिखा है तो एक बार फिर से भवदी आएगा। यदि किसी को फोटो कॉपी नहीं भेज रहे हो तो प्रतिलिपि वाला ये वाला सेक्शन गायब हो जाएगा और इतना लिखा जाएगा। यदि संलग्न नहीं है तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, केवल भवदी आएगा। ये फॉर्मेट था शासकीय पत्र का। अब इसी शासकीय पत्र को अर्धशासकीय पत्र में कैसे कन्वर्ट करूं, देखिए, और यहीं से हमने जो अभी अंतर देखा वो आपको क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस भी। देखिए, शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र का फॉर्मेट लगभग ऐसा ही दिखता है। कार्यालय का नाम अर्धशासकीय पत्र में बीचों बीच में ही आएगा, क्रमांक भी सेम, दिनांक भी सेम। डिफरेंस कहां पर आता है? जहां पर शासकीय पत्र में पदनाम लिखा जाता है वहां अर्धशासकीय पत्र में नाम लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप इंदौर कलेक्टर हैं और देवास कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं तो अगर ये शासकीय पत्र के रूप में जाता तो कलेक्टर का पदनाम आता। कहने का मतलब कलेक्टर लिखते, कलेक्टर कार्यालय लिखते और फिर इंदौर मध्य प्रदेश लिखते। ठीक है, ये होता। लेकिन अब ये जा रहा है उसके नाम से, तो उन कलेक्टर का डायरेक्ट यहां पर लिखा जाएगा क्या? नाम। तो अगर नाम आपको दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट नाम लिखेंगे। यदि नाम नहीं दिया है तो आप वहां पर लिख देंगे आबासाजी। ये डिफरेंस, पहला डिफरेंस। ठीक है, और उसके बाद उसके कार्यालय का नाम, उसका पता, ये सेम रहेगा। गॉट इट? अब विषय, जो भी जिससे भी संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं वो विषय लिखा जाएगा और उसके बाद संदर्भ लिखा जाएगा। अगला चेंज, चूंकि शासकीय पत्र क्या होता है? पूर्णतः औपचारिक। तो संबोधन में हम महोदय, महोदया, मान्यवर, माननी जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्धशासकीय पत्र थोड़ा सा अनौपचारिक होता है, लेकिन कार्य यहां पर शासकीय ही होंगे अर्धशासकीय में। ठीक है, तो वो पत्र में हम प्रिय, प्रिया, प्रिय, आबास्या, साजी, सुश्री ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा चेंज हुआ संबोधन में, मतलब संबोधन को हम थोड़ा सा अनौपचारिक बनाते हैं। अब अगला परिवर्तन होगा, शासकीय पत्र की विषय वस्तु की जो शुरुआत हो रही थी वो हो रही थी अन्य पुरुष में, लेकिन अर्धशासकीय पत्र की शुरुआत होती है उत्तम पुरुष में। यही बॉक्स में अंतर देखा था। उत्तम पुरुष मतलब जब मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार बताए थे, उसमें से पहला प्रकार था उत्तम पुरुष। मतलब जब व्यक्ति स्वयं के लिए मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे, हमको शब्द का प्रयोग करता है और विषय वस्तु की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है, तो उसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। तो यह उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, मतलब यह सूचित करने की जगह वो बोलेगा मैं सूचित करता हूं। डिफरेंस क्लियर? अब
चूंकि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है, इसीलिए विषय वस्तु के समाप्ति के बाद में यहां बीचों बीच में उल्लेख होता है धन्यवाद का। अगला अंतर, विषय वस्तु की समाप्ति के बाद में धन्यवाद लिखा जाता है इसमें, जबकि शासकीय पत्र में धन्यवाद का उल्लेख नहीं होता। स्वनिर्देश में आप यहां पर लिख रहे थे भवदीय, यहां पर लिखोगे क्या? आपका विश्वसनीय, आपका शुभेच्छु, आपका सद्भावी, आपकी शुभाकांक्षी जैसे शब्दों का प्रयोग स्वनिर्देश के लिए किया जाएगा। मतलब अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग यहां पर किया जाएगा, पूर्णतः औपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं। तो यही शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र की फॉर्मेटिंग थी, प्रारूप था, और इसी प्रारूप से हमने अंतर भी समझा और बॉक्स फॉर्म में भी अंतर देखा। आई होप आपको ये अंतर समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अगर और ज्यादा डिटेल चाहिए तो एक बार फिर से बोल दे रही हूं, सेपरेट वीडियो अगर आप पत्र लेखन के चाहते हैं तो हम उस पत्र लेखन की परिभाषा, उस पत्र लेखन की विशेषताएं, पत्र लेखन के गुण, पत्र लेखन क्यों किया जाता है या फिर पत्र लेखन कैसे करते हैं, सेपरेट हर एक पत्र का पत्र लेखन देखने को तैयार है, ठीक है। चलिए, अब ये था डिफरेंस। तो जहां जहां रेड पेन लगा हुआ है यही अर्धशासकीय पत्र और शासकीय पत्र का अंतर है। गॉट इट। दूसरा क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन कहा था स्वयं को कलेक्टर जबलपुर मानते हुए, दोनों में से कोई एक करना था लेकिन मैंने दोनों के आंसर बता दिए हैं। मानते हुए एक परिपत्र का प्रारूप तैयार करें जिसमें कार्यालय में सभी कार्य राजभाषा हिंदी में करने के निर्देश समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को दिया गया है। देखिए, पहली बात फॉर्मेट है किसका? परिपत्र का, ठीक है। और अभी अगर आपको मैंने पहले भी बोला था, यदि आपका शासकीय पत्र स्ट्रांग है तो आप बाकी के पूरे पत्र अच्छे से लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने फॉर्मेटिंग बताई थी। और उसी फॉर्मेटिंग में हमने थोड़ा सा चेंज करके अर्धशासकीय पत्र का भी फॉर्मेट देखा। अब हम उसी फॉर्मेटिंग में और चेंज कर देंगे और बन जाएगा परिपत्र। परिपत्र क्या होता है उसके पहले हम समझते हैं और इसके आंसर को डील करेंगे। देखिए, परिपत्र बच्चों क्यों लिखा जाता है बताइए तो? परिपत्र का अंग्रेजी होता है सर्कुलर। कई बार आपने सुना होगा कि सर्कुलर जारी हुआ, जिसके मम्मी पापा या घर पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में होगा तो वो देखते हैं कि ये कलेक्टर ने सर्कुलर जारी किया या सर्कुलर जारी हो गया, अब ये नहीं कर सकते, अब गृह जिला नहीं छोड़ सकते, अब चुनाव आ रहा है ये नहीं कर सकते, ठीक है, मंत्रालय नहीं छोड़ सकते, मुख्यालय नहीं छोड़ सकते, ऐसे कई सारी चीजें आपने सुनी होगी। तो ये होता क्या है भैया सर्कुलर? देखिए, सर्कुलर एक इस प्रकार का ऐसा पत्र होता है जो एक उच्च कार्यालय से या उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों या पदाधिकारियों या कार्यालय को एक साथ भेजा जाता है। बात समझ में आई? बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया। परिपत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब एक उच्च अधिकारी अपने निम्नस्थ सभी अधिकारी या अपने निम्नस्थ सभी कार्यालय को एक साथ कोई आदेश, निर्देश, सुझाव, सूचना भेजता है तो वह पत्र कौन सा पत्र कहलाता है? परिपत्र। अब इसमें क्या आदेश, क्या निर्देश भेजना था? तो देखिए, पत्र लिखने वाला कौन था? कलेक्टर कार्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश द्वारा ये पत्र लिखा गया है। तो जो पत्र लिख रहा है उसके कार्यालय का नाम बीचों बीच में हमने लिख दिया। उसके बाद हमने इमेजिनरी एक क्रमांक बना लिया, उसके सामने हमने स्थान लिखा और उसका दिनांक लिख दिया। ये बात समझ में आई? अब आप चाहे तो ये जो परिपत्र है उसका उल्लेख बीचों बीच में कर भी सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के फॉर्मेट में बीचों बीच में परिपत्र लिखा भी रहता है कभी कभी। अगर यहां नहीं लिखा रहता तो ये कोने में भी परिपत्र लिख देते हैं, ठीक है, और दोनों जगह परिपत्र नहीं भी लिखते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा ये परिपत्र है? देखिए, परिपत्र में जो प्रति होती है उस प्रति से ही पता चल जाता है कि ये परिपत्र है। देखिए कैसे पता चल जाएगा? इसमें शब्द होता है समस्त, और समस्त मतलब जबलपुर या कलेक्टर कार्यालय जबलपुर से पत्र गया और उसी को बोला था कि उससे संबंधित समस्त अधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है, कि आपको पूरे काम जो करना है वो किस में करना है? राजभाषा हिंदी में करना है। तो हमने यही लिखा समस्त अधीक्षक अधिशासी अभियंता उसी कार्यालय के, इसलिए हमने कार्यालय का नाम फिर से नहीं लिखा। समस्त संबंधित कार्यालयीन अधिकारी उसी कार्यालय के हैं, ठीक है।
विषय राजकार्य में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करने हेतु, यही विषय दिया था, राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना है सभी शासकीय कार्य के लिए। संदर्भ निरंक, इसके पहले हमने इससे संबंधित कोई लेटर नहीं भेजा, इसलिए हमने संदर्भ में निरंक लिख दिया। यदि भेजते तो उसका उल्लेख यहां पर कर दिया जाता। संबोधन, एक और डिफरेंस देखे परिपत्र में, चूंकि परिपत्र एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है या बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी या कार्यालयों को भेजा जाता है, तो कई बार परिपत्र में आपको ये महोदय या महोदया जैसी जो चीज है वो दिखती ही नहीं है, मतलब इसमें संबोधन नहीं किया जाता, डायरेक्ट विषय वस्तु की शुरुआत कर दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहें कि संबोधन करना चाहते हैं तो आप दोनों लिंग में संबोधन कर दीजिए, महोदय / महोदया, क्योंकि हम जानते हैं कि महिला और पुरुष दोनों प्रशासन में है, इवन अब तो ट्रांसजेंडर भी प्रशासन में है, तो समस्त के लिए संबोधन हमने एक साथ कर दिया। नहीं है तो आप ये संबोधन जो है इसको यहां से हटा दीजिए, गॉट इट, और डायरेक्ट विषय वस्तु की शुरुआत अन्य पुरुष में कर दीजिए। ठीक है, कैसे किया? यह सूचित किया जाता है कि कार्यालय में अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य जो पत्र भेजे जाएं वह अन्य सभी कार्य हिंदी भाषा में संपादित करें। इससे प्रत्येक वर्ग तक कार्यों की विषय वस्तु स्पष्ट होगी व राजभाषा हिंदी को बल मिलेगा। अब देखिए, ये जो विषय वस्तु है बच्चों, केवल यही हो जरूरी नहीं है, आप चाहें तो विषय वस्तु को इनहेंस कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऑथेंटिक बना सकते हैं। कैसे? आप और अच्छी जानदार विषय वस्तु बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसा कि विदित है कि जबलपुर या मध्य प्रदेश राजभाषा परिनियमावली 1976 के अंतर्गत वर्ग का राज्य है और वर्ग का के राज्य को यह आदेश या ये निर्देश दिया जाता है कि इनके संपूर्ण कार्य जो है वो राजभाषा हिंदी में किए जाने चाहिए। अतः इसी का संज्ञान लेते हुए हम कार्यालय में जो अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य जो पत्र भेजेंगे वह हिंदी भाषा में ही भेजेंगे, जिससे प्रत्येक वर्ग तक कार्यों की विषय वस्तु स्पष्ट होगी और राजभाषा हिंदी को बल मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ऑथेंटिक भी अपनी विषय वस्तु को बना सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं पता ये कौन सी नियमावली है, तो जो विषय में बोला है उसी विषय को इलेबरेट करके विषय वस्तु में लिख दीजिए, ये भी बिल्कुल सही है। अब जो पत्र लिख रहा है वो यहां पर लिखेगा भवदी, हस्ताक्षर। कौन पत्र लिख रहा है? तो वो कलेक्टर है। कहां का कलेक्टर? तो उसके कार्यालय का नाम कलेक्टर कार्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। अब जब कभी भी परिपत्र लिखा जाता है तो परिपत्र में हम संलग्न अगर जरूरी है तो लगाएं, नहीं है तो नहीं लगाएं, लेकिन प्रतिलिपि जरूर लिखी जाती है। तो हमने देखिए प्रतिलिपि भी बनाया और वहां पर पहले पृष्ठांकन क्रमांक का उल्लेख कर दिया। पृष्ठांकन क्रमांक हमेशा मुख्य पत्र का जो जावक नंबर होता है उससे बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, और उसके सामने यहाँ पर दिनांक का उल्लेख हमने कर दिया जो सेम है। ठीक है, उसके बाद में किन किन को हम इसकी प्रतिलिपि भेज रहे हैं? तो पहला, मध्य प्रदेश सरकार मुख्य सचिव आवश्यक कार्यवाही हेतु, संभाग आयुक्त जबलपुर आवश्यक कार्यवाही हेतु। और अभी मैंने बताया जब आप प्रतिलिपि लिखते हैं तो अगेन ये वाला जो भवदी है उसको पुनः लिख देते हैं, मतलब सेम कट कॉपी पेस्ट भवदी हो जाएगा जो यहाँ था यहाँ पर। गॉट इट? अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैडम ये क्या है, तो अगेन बच्चों हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पर अगर हम हर एक फॉर्मेटिंग को पढ़ने लगे तो आई होप जो आंसर क्वेश्चन दिया था उसके आंसर को आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। एक बार और बता दे रही हूँ, यदि इस आंसर की पीडीएफ चाहिए तो रुचि धर्मन पाठशाला की टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप वहां से इसके प्रश्न पत्र और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमने देखा जो हमारा टेस्ट नंबर 5 था उसका फुल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यदि आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या रुचि धर्मन पाठशाला की लिंक में अपने आंसर को चेक करवा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम लिंक के माध्यम से जो मैंने सहयोग करने की आपकी पहल करी है बच्चों, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, अच्छे से मेंस दीजिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिए रुचि धर्मन पाठशाला के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।